वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा छठी का एनसीईआरटी बुक जो है सामाजिक विज्ञान का, उसका हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, जो चैप्टर का नाम था विविधता एवं समझ। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर विविधता एवं भेदभाव को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, यानी कि दूसरे से अलग होते उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो बहुत दुख होता है, हमें गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। करें हम क्या हैं और हम कैसे हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे करते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, यानी कि जो भी हमारा चाल चलन, पहनाव, रंग ढंग, खाना पीना जो है वो हमारी स्वभाव या भाषाएं पर निर्भर करता है। यानी हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, ये सब हम पर निर्भर करता है। इस सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसको इतिहास का असर पड़ता है। यानी जो इस सब पर हमारे रहने जगह का भूगोल और इसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज लगाया जाए कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। यानी कि अगर हम ये सब बारे में सोचें और ज्ञान लगाएं बिंदु पर, तो हमें मालूम चलेगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है, यानी संसार में 8 मुख्य रूप से 8 ही धर्म है। भारत में उन 8 धर्म को अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यानी भारत में कुल 8 धर्म को मानने वाले रहते हैं मुख्य रूप से। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। यानी कि भारत में कुल 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यानी यहाँ 100 तरह से भी ज़्यादा किस्म के डांस किए जाते हैं, नृत्य। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। यानी कि यह विविधता है जो खुश करने का हमेशा कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। यानी हम उनके साथ खुशी और अस्वस्थ या दुखी दिखते हैं जो हमारी तरह महसूस करते हैं, हमारी तरह बोलते, खाते, पीते, हंसते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। यानी कि सेम टू सेम होना चाहिए, बस ढांचा अलग अलग हो। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वो बहुत अजीब और अपरिचित लग जाता है। यानी कि हमारा किसी से मेल नहीं खाएगा तो हमें अजीब सा और महसूस होगा ही, जाहिर सी बात है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। यानी कोई अगर दूसरा भाषा बोलता है, अगर हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, जानेंगे ही नहीं, तो हमें अजीब लगेगा और हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। यानी जो लोग अलग दिखते हैं उनको हम अलग राय देते हैं, अलग बात करते हैं। यहाँ पर कुछ कार्य दिया है। पूर्वाग्रह, उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपने दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी यह पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होता है? यानी पूर्वाग्रह कहने का मतलब कि क्या और लोग भी ऐसा सोचते हैं जैसा इस बुक में बताया गया है, पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर ये दिया गया है गतिविधि, इसको आप कर सकते हैं।
आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम कहानी पढ़ते हैं इसका। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। यहाँ पर देखिए पूर्वाग्रह का मतलब समझाया गया है, यानी वैसे लोगों को जिनको हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, राय बना लेते हैं, उन्हें पूर्वाग्रह के रूप ले लेता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, यानी किसी के बारे में हम ज़्यादातर लोग गलत ही सोचते हैं, जैसा कि कथनों में दिया गया है, यानी कि इस कथन में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है, यानी कि लोगों को हम नकारात्मक सोचेंगे, आलसी बोलेंगे, कंजूस बोलेंगे तो वह पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरे तरह से करना पसंद करते हैं। यानी कह रहा है कि अगर हम किसी काम को करने को कोई एक तरीका सबसे अच्छा और सही हो और वहीं दूसरा व्यक्ति उसी काम को दूसरे तरीका से करे तो हमें वो पसंद नहीं आता। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो अन्य भाषाएं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। यानी कि हमको अंग्रेजी आता है, हिंदी नहीं आता तो हम उसको नकारात्मक रूप से देखेंगे। यहाँ इंडिया में क्या हिंदी ज़्यादा बोला जाता है तो जो दूसरे भाषा बोलेंगे उनको हम नकारात्मक सोचेंगे क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। यानी कि जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलेंगे हम समझ ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे इज्जत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लोगों को धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़ों वे पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। यानी हमारा नकारात्मकता इतना अधिक होता है कि हम किसी के साथ दोस्ती भी नहीं कर सकते हैं। इस वजह से कोई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें कई बार दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव, यानी लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियां में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित, यानी आप सभी भी इस भेदभाव से परिचित हैं क्योंकि आप देखते सुनते भी हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखिए क्या सच्चाई यही है। आइए सच्चाई के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर एक फिगर भी बनाया गया है लड़का लड़की में भेदभाव को लेकर। नीचे दिए गए कथनों को सूची में तालिका को भरिए, अपने उत्तर को कारणों का चर्चा करिए। वे बहुत सुशील है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वे शरारती है, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, वे रोते नहीं, वे उद्यमी है, वे खेल में निपुण है। यानी ये लड़का लड़की में भेदभाव जो है ना, उसको नीचे दिए गए चर्चा करना है, इस पर दोनों साइड में लड़का और लड़की पर। यहाँ पर कुछ फिगर द्वारा समझाया गया है, आइए इसको भी देखते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? यानी कि ये लंगड़ा है और दुखी है। अगर ये अपनी बात को बोल रहा है कि लोग मेरी मजाक उड़ाते, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? यहाँ पर देखिए क्या हो, तुम दूसरे से कितनी अलग दिखती हो। यानी कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो बोल रहा है। पर मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घुरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। यानी लड़की है, लड़की को लड़के बोल रहे हैं ना, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, यानी कि तारीफ कर रहे हो उसका। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घुरती आंखों से छिप जाना चाहती हूँ। क्या उसका दिमाग सही है?
सिर्फ इसीलिए कि मेरी टांगों डगमगाती है। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। ऊपर के चित्र में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, खास ज़रूरत वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों को पूर्वाग्रह को यह बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या इस पर चर्चा कीजिए। अपनी राय में एक खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए। यानी जो लंगड़े बच्चे हैं, सब विकलांग हैं, उनको क्या आपके साथ स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए। अपने जवाब को पक्षों में तर्क देना है। आइए नेक्स्ट हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इस कथन को ले लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि हम रोते नहीं, ये बात कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रोओ मत, तुम लड़के हो। देखिए, यह बात आप लोग वीडियो में या रील में भी देखे होंगे कि बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं, तुम लड़के हो, चुप रहो। लड़के बहुत बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। यानी कि यही मानसिकता लड़कों के दिमाग में जो भर जाता है कि लड़के सच में रोते नहीं हैं, वो बहादुर होते हैं, या माता पिता भी बोलते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ जाए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमज़ोर की निशानी, यानी कि लड़का यह भी मान लेता है कि रोना कमज़ोर लोगों की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों कभी कभी रोने का मन करता है, तो खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं। यानी कि लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो वो सिखा लेते हैं अपने आप को कि रोना नहीं है। भले बात है, लड़का हो या लड़की, दुख या दर्द हो तो रोता ही है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वो दूसरे के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। और वो लड़का जो बड़ा होता है वो अपने आप को दूसरे के सामने रोने से रोक लेता है ताकि दूसरा उसका मजाक न उड़ाए। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। यानी कि जो ये शब्द है कि वो कोमल है, मृदु स्वभाव के, क्या यह लड़कियों के लिए ही सिर्फ लागू होता है? क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं? क्या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती है? अपनी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती है? आप इस बारे में बताइए। आगे बढ़ते आगे कह रहा है, हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उस छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं? तो जब हम सभी लोग एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। यानी किसी को खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को हम कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ यानी पूर्वाग्रह कहते हैं। ऐसे दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे लोगों से अलग है।
रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, यानी कि हवाई जहाज़ उड़ाने का जो काम था वो लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा पहले माना जाता था। इन धारणाओं का अक्सर हम सब पर पड़ता है, यानी कि इन धारणाओं का असर जो है हम सब पर पड़ता है। कई बार यह धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको रोकने का काबिलियत शायद हम में हो। असमानता का भेदभाव यहाँ पर दिखाया गया है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, यानी पूर्वाग्रह मतलब नकारात्मक और रूढ़िधर मतलब उसके वेशभूषा को अलग। अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देता, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देता और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यानी हम किसी को अलग कुआं या अलग भाषा या अलग खान पान, उसके गिलास में पानी नहीं पीना, ऐसा हम अगर कर रहे हैं तो मतलब कि हम भेदभाव कर रहे हैं उसके साथ। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर और एक समीर, यानी कि पिछले पाठ में हम लोग पढ़े थे कि दो समीर थे, समीर एक और समीर दो, एक दूसरे से भिन्न थे बट उनका नाम एक ही था। एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते। दोनों समीर में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू, यानी कि एक समीर गरीब था तो एक समीर अमीर था नहीं है। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते, यानी कि ये तो भिन्न बात है। बट कुछ लोग पास ऐसे हैं जिनके पास कपड़े और खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर की ज़रूरतें भी नहीं है। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे लोगों के साथ स्कूल या अस्पताल में भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों की तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरत को पूरा करने का साधन नहीं, तो इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपने पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि दलित को अछूत से ज़्यादा पसंद किया जाता है। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, यानी जो दलित और पिछड़े वर्ग के जाति उन्हें अनुसूचित जाति में रखा जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है? तो आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसे महसूस होता है? भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको भीमराव अम्बेडकर एक चैप्टर लिखे हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी कि जाति के अनुसार श्रम विभाजन होता था पहले। उस पर एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के फर्स्ट चैप्टर। ये वीडियो हम पढ़ाए हैं। अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। 1901 में हुआ था। वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमें इंतज़ार किए पर कोई नहीं आया।
1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हमें गोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि गोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमें बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमने पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्राप्त के महार समुदाय को अछूत माना जाता है, यानी छूत बोल दिए वो। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्का रह गए। अब एक पैक उनको धक्का लगा, ये सोचे थे ब्राह्मण और ये निकल गए अछूत। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवान सुन के वो कमरे में वापस चल गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए ही नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पर दिया हुआ है जीवनी, जो हम पिछले वीडियो में भी उनका लेखक परिचय और सब पढ़ाए हैं। अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है वह 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 को। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। यानी जो भीमराव अम्बेडकर थे वो दलित परिवार के थे और बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। महार यानी कि छुआछूत, जो अछूत माना जाता है उन्हीं को महार बोलते हैं। मुंबई के लोगों को महार लोग, मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको महार को अछूत बोलते हैं। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चे को वह काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि अछूत और दलित परिवार के जो लोग थे उन्हें गांव में आने की इजाज़त नहीं थी, गांव के बाहर ही रहते थे और उन्हें वही काम करना पड़ता था जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वे पहले व्यक्ति थे जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उनके जात में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो पढ़ाई पूरी किया, वो भी कॉलेज का। और वह वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाए। यानी वो अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। आगे है यहाँ पर, कहाँ पर हम लोग ख़त्म किए थे। हमें काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। यानी कि जो भावना उदास और खुशी की थी वो अब अत्यधिक उदासी में बदल चुकी थी। आगे 1 घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम गोरेगांव जा सकते थे। अगर गोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था।
कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने गांव को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। यानी कि गांव में जाने तक भी नहीं ले जाते थे, क्योंकि ये महार थे। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचिंग, खंड 12, संपादन वसंत मन्नू, बम्बई, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पीने पानी भी न दें। समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुष के पास, यानी कि मंदिर जाने के लिए भी संघर्ष लड़ाई किया गया। जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। यानी महिलाओं ने लड़ाई लड़ा कि अगर पुरुष शिक्षा का अधिकार है तो हमें भी शिक्षा का अधिकार चाहिए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जिम्मेदारी और उनकी ऊंचाई ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्ता कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किए जाते हैं और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली। भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्यों का पिक्चर दिया गया है यहाँ पर, कि वह गरीब और मुख्य धारा से अलग होगा। अलग अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता का अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। यानी कि सबके लिए कोई भाषा, धर्म सब एक होना चाहिए, सबके लिए एक, सबको छूट मिलना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसके लिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जब लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और दूसरों की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इसी बात को उठाया जाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा।
भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा, यानी कि संविधान जो लिखा गया था उसमें फर्स्ट पृष्ठ यही लिखा गया था। उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान के सभा में आज तारीख दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान का अंगीकृत, अधिनियमित और आपने समर्थित करते हैं। यानी कि ये जो संविधान का फर्स्ट पेज है इसको स्कूल में भी रोज़ प्रेयर के बाद बोला जाता है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर अभी अभ्यास है, इसको आप लोग देखेंगे, करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।